Assalamu alaikum, good morning and a very warm welcome to Rise and Shine on 365. कैसे हैं आप लोग? आज की सुबह बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत है, आज जुमे का दिन है। बिल्कुल खूबसूरत होनी है। अच्छा, हम लोग जो करते हैं ना शो में, वैसे तो तैयारी हमारी पूरी होती है, हमारी टीम की तैयारी पूरी होती है, लेकिन आप ये समझते होंगे कि सरवत ये कर रही है, मैं ये कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। हाँ, बस चल रहा होता है, इशू के बारे में पता होता है, हाँ। और एक दूसरे से मिलके वो उस वक्त ही जो कुछ बात होती है हमारी बैठक होता है तो हो जाता है। और अच्छा यही होता है क्योंकि डिस्कशन करने से बड़ी अच्छी बातें निकलती हैं। तैयारी हमारी टीम भरपूर करती है और सारे सेगमेंट्स जो आपके लिए लेकर आते हैं हम, और आप लोगों का फीडबैक भी बहुत अच्छा मिल रहा है कि शो जो है वो बड़ा जैम पैक चल रहा होता है और बहुत सारे चीज़ें हम कवर कर रहे होते हैं। तो जी आज की अच्छी बात क्या है ज़ुहैर? अच्छी बात यह है कि वेल डन इज बेटर देन वेल सेड, यानी एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। बिल्कुल सही। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है? हाँ, हमारे वहाँ वर्ड्स पे ज्यादा तवज्जो है, एक्शन पे। अच्छा, हमारे यहाँ पॉलिटिक्स पे भी हर जगह भी हमने यही देखा है कि बस उसने ये कहा, इसने उसके जवाब में ये कह दिया, फिर उसने उसके जवाब में ये कह दिया। तो ये कि कहने से तो बात ठीक है, बन जाती है, बहुत बड़ी बड़ी बातें भी लोग कर देते हैं, या कभी आप किसी के पास बैठे हैं तो बहुत अच्छी बातें वो आपको बता रहे होते हैं, लेकिन जब अमली तौर पर हम उनको देखते हैं तो वो वैसे हुई भी नहीं हुई। हाँ। बिल्कुल, तो वो काम पे ज्यादा तवज्जो दे और ब्लेम गेम कम होना चाहिए और वो होना चाहिए। अच्छा, आज का वर्ड है ग्रेटर गुड। ग्रेटर गुड, ग्रेटर गुड यानी बिगर पिक्चर आप देखें अगर तो ग्रेटर गुड आपको उसमें नजर आएगा। कई बार ऐसे होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को से हर्ट होते हैं या उनको साथ जोड़ के चलते हैं, लेकिन फॉर द ग्रेटर गुड यू हैव टू लेट गो। यानी ग्रेटर कॉज के लिए। बिल्कुल, वो यानी एक बड़ा अगर कॉज है तो उसमें कहते हैं ना कि आपको कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ रहा है तो आप कीजिए कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि वो एक आपका जो कॉज है वो बहुत बड़ा है। वो बहुत तो छोटी छोटी चीजों में फंसने के बजाय आप अपने हदफ पे निशान रखें और वो ज़ाहिर पॉजिटिव ही हदफ होगा आपका, तो फिर वो ग्रेटर गुड हो गया। ग्रेटर गुड हो गया, जो हम पाकिस्तान के लिए भी सोचते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी सब अपना अपना मौकफ रखती हैं, बिल्कुल हमें पता है, लेकिन अवाम के लिए जो ग्रेटर गुड है उसके लिए सोचना, उसके लिए मसाइल के हल के लिए मिल बैठे, और अगर कहीं भी जरूरत है आपकी तो आपको तैयार होना चाहिए, बजाय इसके कि हर चीज पर ही तनकीद आपने फॉर द सेक ऑफ इट तनकीद होती है ना, बिल्कुल कि बस करनी है हमने ऑपोजिशन, वो नहीं होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए। तो बहुत अच्छा वर्ड है। और टॉप न्यूज की तरफ आते हैं ज़ुहैर। टॉप न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। मईशत की बहाली होती जा रही है। वज़ीर आज़म मईशत की बहाली के लिए मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं। शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के बाद कतर का भी दौरा किया है, और आपको मालूम ही है कि कतर के साथ जो हमारे टाइज है, इकोनॉमिक टाइज है, वो बड़े मजबूत हैं और हमें बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान को उससे मिलता है। अमीर कतर से मुलाकातें हुई हैं, तिजारत, सरमाकारी, तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत हुई है। वज़ीर आज़म ने कतरी सरमाकारों को ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सयाहत में सरमाकारी की दावत दी है। और IT के सेक्टर की हम हमेशा अपने शो पर बात करते हैं, सयाहत की भी देखें हम कितनी बात करते हैं। तो ये ऐसा सेक्टर है जिसमें काम करने की ज़रूरत है। और अगेन जब इंटरनेशनल मुल्कों से या दूसरी कंट्री से हमें इकोनॉमिक स्ट्रेंथ मिलती है और इन्वेस्टर्स आते हैं तो ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी बेहतर है, जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है। तो टूरिज्म की भी उसमें बात होगी, वहाँ भी सरमाकारी में बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बेशबहा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो उसकी दावत दी गई है। वज़ीर आज़म ने गज़ा तनाज़े पर कतर के उसूली मौक़िफ़ की भी तारीफ़ की है, और कतर के वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान समेत खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़ किया है। अफगानिस्तान का मसला और सारी चीज़ें, यानी एक भरपूर ये मुलाकात रही है जिसमें पाकिस्तान के मौक़िफ़ को भी बताया गया, क्या ज़रूरियात है पाकिस्तान की और क्या बायलैटरल टर्म्स में हम किस तरीके से मजीद आगे बढ़ सकते हैं, तिजारत, सरमाकारी, सयाहत और IT सेक्टर। तो ये बड़ी एक अच्छी, और उन्होंने गाजा की भी बात की है कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू फॉर पाकिस्तान। जी, तो दूसरी हमारी टॉप स्टोरी अब आप सुनेंगे तो आपको भी ज़रा सी मायूसी सी होगी, क्योंकि कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए हुकूमत को खसारे और मायूसी का सामना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सरबराही में इजलास में PIA के 60% शेयर्स फरोख्त करने की मंजूरी दी गई है। 85 अरब रुपए की डिमांड थी। डिमांड कितनी थी? 85 अरब। 85, याद रखिएगा, याद रखिए, जहन में याद रखिए, 85 अरब की डिमांड थी। अच्छा, वाहिद जो पेशकश आई है वो कितनी हो सकती है मिनिमम साइड पे? एक टेंटेटिव आइडिया? 10 अरब। मतलब आप तो सही चली गई वैसे। अच्छा। वाहिद पेशकश। ओह माय गॉड, रियली? जी, वाहिद पेशकश है ये भी। That's only, बिल्कुल, वो जो इंटरनेशनल सारे से सब खत्म हो गया। 10 अरब रुपए की जनाब पेशकश हुई है, 85 अरब डिमांड थी, और इसी सबब
बोली जो है उसको मुस्तरद कर दिया गया। पीनट्स भी नहीं कहेंगे इसको, पीनट्स भी नहीं कह पीनट्स भी नहीं कहेंगे। और ये बोली भी क्या थी, मतलब आप देखें कि वो बिडिंग तो हुई नहीं ना, वो तो प्रोसेस तो हो ही नहीं सका, तो जनाब मौखर कर दिया गया सारे प्रोसेस को। और आपको याद होगा कल आपने सवाल भी किया था हमने ये कि अगर फारूक सत्तार साहब हमारे साथ थे कि अगर ऐसा हो गया है और नहीं आ रहे इंटरनेशनल बिडर्स और एक ही है तो फिर आप उसको मंसूख कर देना, बोली लगवाएं ना, बोली लगवाए ना, क्योंकि एक कंटेंडर कैसे बोली लगा सकते, कैसे लगा, और वो लगा दी है तो फिर आप देखेंगे ये फिगर कोड भी हो रही है हर जगह, तो उस प्रोसेस से आप रुक जाते हैं। तो जनाब तर्जुमान कौमी एयरलाइन का कहना है कि सिर्फ लंदन और हीथ्रो के रूट की कदर $100 मिलियन है, जो कि 30 अरब रुपए बनती है, जिसमें प्रॉपर्टीज, असासाजात और 33 जहाज भी शामिल है। वाहिद बोली दहिंदा का तजुर्बा रियल एस्टेट के अलावा कुछ नहीं है। गैर संजीदा बोली एक जहाज की कीमत के लिए भी नाकाफी है। सूरत हाल के हवाले से कौमी मईशत के लिए ये अलमिया है जिसके बारे में बताया जा रहा है। और देखिए वाहिद बोली लगाने वाले के बारे में कहा जा रहा है कि उनका एक्सपीरियंस नहीं है, तजुर्बा नहीं है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये लग रहा है कि उन्होंने सारी बैलेंस शीट वगैरह देखी और सारे एहसास देखे, उसके बाद उन्होंने जो असेस के तो बड़े श्रूड हैं, बड़े शार्प हैं जिन्होंने बोली लगाई। ये बड़ी मतलब गट्स की बात है कि आप एक डूबती हुई कश्ती को सहारा देने के लिए रेडी हैं। तो ये तो पीआईए की कहानी हो गई। अगली हमारी टॉप स्टोरी है कि अरकान पार्लियामेंट ने बानी पीटीआई के हक में अमरीकी अरकान कांग्रेस के खत को पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करार दे दिया है। मुदाखलत की बातें होती रहती हैं बानी पीटीआई की तरफ से, एक अलग कॉन्टेक्स्ट में मुदाखलत की बातें हुई और अब ये जो खत लिखा गया अमरीकी हमारे नुमाइंदगान में बानी पीटीआई के हक में इसको कहा जा सकता है, तो उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया और कहा गया है कि भाई ये मुदाखलत है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को लिखे गए खत में कहा गया कि सियासी अमल और रियासती इदारों को बदनाम करने की मुहिम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान और BAP समेत दीगर इत्तेहादी जमातों के 160 मेंबरान पार्लियामेंट की तरफ से वज़ीर आज़म के नाम ये खत लिखा गया और खत में अमरीकी नुमाइंदगान के इक़दाम पर सख्त तनकीद की गई है और ये मामला अमेरिका के साथ सिफारती सतह पर उठाने का मुतालबा किया गया। बिल्कुल, ये हमने कल न्यूज़ सुनी थी कि ये है और कि यूएस में उन्होंने एक लेटर लिखा है। बिल्कुल, और तकरीबन 50-55 ये लोग थे हमारे नुमाइंदगान के अमरीकी जिन्होंने कहा था कि भाई ये जैसे बंद किया गया और ये सारी चीज़ें ये सब हम कंडेम करते हैं। तो अब उस खत का रिस्पॉन्स दिया है और अपने पार्लियामेंट में अपने वज़ीर आज़म को ये खत, कितना ये खत कारआमद साबित होगा और कितना प्रेशर डाल सकता है, ये क्या डाल भी सकता है या नहीं अमेरिका के उस मेंबरान पर, तो ये देखना होगा। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। शहरी रिलीफ का इंतजार कर रहे थे और हुआ क्या? बढ़ गया पेट्रोल। बढ़ गया पेट्रोल जी। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में जब बढ़ता है पेट्रोल तो फिर पाकिस्तान में भी बढ़ता है और जब कम होता है तो वो नहीं कम, आहिस्ता आहिस्ता इफेक्ट बहुत लेट आता है। अच्छा, तो पेट्रोल महंगा हो गया, कीमत में ₹1.35 फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। हाई स्पीड डीजल का अहवाल है कि रेट ₹3.85 बढ़ गया उसका। लाइट डीजल ₹2.61 और मिट्टी का तेल ₹1.48 फी लीटर सस्ता हो गया। अच्छा सस्ता भी हुआ है कुछ। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इतलाक आइंदा 15 रोज के लिए होगा। शहरी इंटरनेशनल मार्केट में कमी के बावजूद पाकिस्तान में कीमतों में इजाफे पर सीख पाए, क्योंकि देखें इंटरनेशनल मार्केट में काफी कम हुई थी कीमत और उसके हिसाब से पाकिस्तान में कम नहीं हुई थी, बिल्कुल बढ़ा दी गई। खैर अगली हमारी टॉप स्टोरी स्पेन से है और स्पेन में वेलेंसिया में काफ़ी ज़्यादा बारिशों ने तबाही मचाई और ये मनाजिर आप देख रहे हैं, फुटेज देख रहे हैं, बड़ी अलार्मिंग है। बारिशों और सैलाब ने तबाही मचाई है। 100 के करीब अफराद हलाक हो गए हैं वहाँ पर, मुतादिद ज़ख्मी हैं, मामूलात ज़िंदगी दरम बरम हो गए हैं। दरिया और डैम उबल पड़े। जनूबी और मशरक़ी स्पेन में सैलाब ने सब तहस नहस कर दिया है। गाड़ियाँ बह गई हैं, लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया है और जनाब स्पेन में बारिशों का सिलसिला मज़ीद 2 रोज़ तक जारी रहने की पेशगोई, लेकिन इंटेंसिटी उसकी कम है और ये मनाजिर थोड़े से यानी पहले क्या है जब ये कल सारा मामला हुआ, अब वो रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर और वो आप देख सकते हैं फुटेज में, ऐसे लग रहा है कि बस हर जगह ही पानी पानी है, घरों में बड़ी खतरनाक सूरत। ये देखिए आप कैसे बलबा और ये गाड़ियाँ एक दूसरे टकराई हैं। नुकसान है जिंदगी। ये कहा जा रहा है जो स्पेन में लोग हैं वो कहते हैं 40-50 साल में जो रहते हैं उन्होंने ये देखा नहीं है ऐसी सैलाब की तबाहकारियाँ और इस तरह का सैलाब वेलेंसिया में आया। तो खैर हम जो इंसानी जानों का ज़िया हो उस पर दुख और गम का इज़हार करते हैं। जो इंजर्ड है लोग, जो अभी मुश्किल में है, मिले नहीं है अपने प्यारों को, वो जल्दी मिले, ये दुआ है। बिल्कुल। अब जी थोड़ी खेल की बात हो जाए। बिल्कुल। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाली इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइट का मेला पाकिस्तानी फाइटर्स ने लूट लिया। फेदर वेट कैटेगरी में पाकिस्तानी फाइटर महमूश रजा ने इंडियन फाइटर रवि साओ को हराकर टाइटल अपने नाम कर लिया। इवेंट की बैंटम वेट कैटेगरी में पाकिस्तान के रफ़ीक आफरीदी ने इंडिया के प्रदीप हुदा को हरा दिया। इन अदर फाइट्स पाकिस्तानी फाइटर्स ने डोमिनेट किया। पाकिस्तान के
एजाज अहमद ने इंडियन फाइटर अंकित गुज्जर को और मुजाहिद बेग ने रजवीर को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान के मुसाब आसिफ ने अफगानिस्तान के वाहिद अहमदी को मात दी। इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइट्स में 2 फाइट्स अफगानिस्तान के समीर नुसरत और अमिल सिद्दीकी ने के नाम रही और अफगानिस्तान कामयाब करार पाया। जी तो जी बड़ा पाकिस्तानी क्या फाइटर्स इतने आगे क्यों हैं? क्या गली मोहल्लों में बचपन में हमारी बड़ी फाइट्स होती थी। देखिए हम बड़ी रेजिलिएंट एक कौम है, तो आई थिंक नहीं करिए तो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है और इसके लिए बड़ी मेहनत चाहिए होती है। हाँ, उनको दिया जाएगा तो खैर बिल्कुल जी। अब जरा यूएस इलेक्शन की तरफ चलते हैं जी। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स को गार्बेज करार देने पर रिएक्शन देते हुए डोनाल्ड ट्रंप गार्बेज ट्रक पर बैठ गए। आप जैसे देख भी सकते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट लाइट ग्रीन एंड ऑरेंज जैकेट पहने एक गार्बेज उठाने वाली ट्रक की ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं। उन्होंने यूएस स्टेट विस्कॉन्सिन में गार्बेज कलेक्शन एम्प्लॉइज से खिताब भी किया। तो जी इस तरह की हम बहुत सारी देखते हैं इलेक्शन जो है ये ट्रम्प को बहुत आती है कैंपेन्स में बड़ी एक दूसरे के लिए नहीं ये वैसे है ये इंटेंस ये चीज है। डोनाल्ड ट्रंप थोड़े ह्यूमरस है, कुछ अलग से मुख्तलिफ काम करते हैं जिसकी वजह से उनको सराहा भी जाता है। बिल्कुल जी। अब जरा जी पॉलिटिकल सेगमेंट की तरफ आ जाएं हम। आपका फेवरेट सेगमेंट है। बिल्कुल पॉलिटिक्स की तो हमने बात करनी है, आपको अपडेट करना है। मुस्लिम लीग नून के साबिक रहनुमा, साबिक वजीर खजाना और इस वक्त बड़े तनकीद भी कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून पर। मिफ्ता इस्माइल साहब ने हमें ज्वाइन किया, सेक्रेटरी जनरल हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी के। बहुत शुक्रिया मिफ्ता साहब, आपने वक्त। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। सर ये बताइएगा, आपका बहुत वसी तजुर्बा है सियासत में, आपको क्या लगता है कि मौजूदा हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी कर पाएगी या नहीं? पाकिस्तान की तारीख ये बताती है कि किसी भी वज़ीर आज़म ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की, खा वो किसी तरीक़े से भी इलेक्ट हुआ। और ये वज़ीर आज़म क्योंकि इतने मशकूक इंतखाबात के बाद इलेक्ट हुए कि इनकी अपनी सीट पे भी सवाल है, तो मुझे नहीं लगता कि ये अपनी मुद्दत वज़ीर आज़म पूरी कर सकें। क्या असम्बली पूरी कर लेती ये मुद्दत, इसका तो मुश्किल क्या। अच्छा, आम तासुर ये है कि ये हुकूमत फॉर्म 47 की बुनियाद पर खड़ी हुई है। आप बड़े अरसे से सियासत में हैं, तजर्बा भी आपका, बहुत उतार चढ़ाव आपने देखे। क्या समझते हैं नून लीग ने 2024 के इलेक्शन में हकीकी तौर पर कितनी सीटें जीती होंगी? अंदाज़ा आपका क्या कहता है? मुझे ये पता है कि 2013 का इलेक्शन नून आराम से जीत गई थी। मुझे ये भी अंदाज़ा है कि 2018 के इलेक्शन में जो पलड़ा था वो इमरान खान के हक़ में RTS बंद करके भारी किया गया था। और ये भी मुशाहिदे में आया है कि बहुत सारे PTI के जो लोग हैं जीते हुए हैं, और शायद ये आईनी तरमीम भी इसलिए की गई थी कि वो फॉर्म 45 वाले फैसले जल्द ना हों। बिल्कुल ठीक है। मिफ्ता साहब ये बताइएगा कि कुछ एनालिस्ट का ख्याल ये है कि मुल्क में कौमी हुकूमत बनने जा रही है जिसमें शायद खाकान अब्बासी को अहम ओहदा मिल सकता है। क्या आपके नज़रिए में आने वाले दिनों में कोई कौमी हुकूमत बन सकती है और खाकान साहब कोई ऐसा ओहदा कबूल करेंगे वाकई? शायद खाकान अब्बासी साहब किसी भी आज तक 35 साल से सियासत में हैं, किसी भी गैर आइनी काम में शामिल नहीं हुए हैं, किसी भी गैर आइनी कदम नहीं उठाया उन्होंने। तो मुझे गालिब गुमान नहीं बल्कि कभी यकीन है कि वो आइंदा भी ऐसा नहीं करेंगे। वो इस वक्त तो असम्बली के मेंबर भी नहीं हैं। अब लेकिन जो ये बात जो आई है बात वो एक्चुअली आप शायद साहब का नाम ले रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो असल नाम आया है वो बिलावल भुट्टो साहब का आया है। और जो इनकी काविशें थी ये 26वीं अमेंडमेंट के बाद, उसके बाद ये बात और काफ़ी वो हो गई है मुस्बत कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर पा रही है, तो शायद उनको हटा दिया जाए और बिलावल भुट्टो साहब को ले आया जाए। मिर्ज़ा ये कहेगा कि बुशरा बीबी और इमरान खान की जो बहनों की रिहाई हुई है और कारकुनों की जमानतें भी हुई हैं, क्या जाहिर करती है ये तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट में कोई डील हो गई है? देखें मुझे सचमुच इसका कोई अंदाज़ा नहीं है कि कोई डील हो गई है या नहीं हुई है।
मैं बहरहाल इमरान खान साहब की बहनों की रिहाई का बड़ा खैर मकदम करता हूँ कि उनको नहीं पकड़ना चाहिए। अगर वो प्रोटेस्ट भी कर रही थी तो उनको छोड़ देना चाहिए, और मुझे खुशी है कि उनको छोड़ दिया गया है। और बुशरा बीवी के सामने भी अगर कोई केस नहीं है, किसी भी पाकिस्तानी के, मर्द हो या औरत हो, बड़े लोग हों या छोटे लोग हों, अगर आपके ऊपर कोई सज़ा नहीं है, आपको कोई केस नहीं है, तो फिर खामोखा क्यों पकड़ना चाहिए। और ख़ास तौर पे हमारे माशरे में ख़वातीन का एक अपना मकाम है, अपनी इज़्ज़त है, तो ये खुशाइन बात है कि ये छूट जाए। और अगर कोई डील हो जाती है, डील से मुराद ये है कि अगर कोई बातचीत हो जाती है खान साहब की हुकूमत के साथ, और अगर इसके नतीजे में कुछ मसले का कोई हल निकलता है, तो ये भी खुशाइन बात होगी। इसमें कोई बुरी बात नहीं होगी अगर इमरान खान साहब की इस हुकूमत से कोई बातचीत हो जाए तो। एक नई पार्टी बनाई है और यकीनन उसका कोई मकसद होगा। पाकिस्तान में कहा जाता है कि सियासत इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर नामुमकिन है करना, और इन पार्टीज़ को हमने ओवर द ईयर्स देखा, ख़ास मकासद के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है। आप इसको कैसे यकीनी बनाएंगे कि आपकी पार्टी दीगर पार्टी से मुख्तलिफ है और वो इस्तेमाल नहीं होगी किसी भी मौके पर? देखें, अब तक तो ये मुख्तलिफ है ना। हम इलेक्शन से पहले हमने अपनी पार्टी नहीं बनाई, और इलेक्शन से पहले जो पार्टियां बनती हैं वो एक ख़ास मकसद के लिए बनती हैं, वो इलेक्शंस के लिए होती हैं। वो हमने देख लिया कि परवेज़ खटक साहब की जो पार्टी बनी थी, पार्लियामेंटेरियंस PTI, और जिस तरह वो अलीम खान साहब की पार्टी बनी थी IPP, उनका कोई वो नहीं है, पार्टी का कोई नाम भी नहीं है। हम अपनी पार्टी बनाएंगे इलेक्शंस के बाद कि हम 2-3 साल मेहनत करेंगे, और हमने लोगों से ये वादा किया है कि अगर हम आगे कभी आएंगे तो आपके वोट से आएंगे, और नहीं आएंगे तो भी आपके वोट से नहीं आएंगे। अगर हमको ज़बरदस्ती की हुकूमत चाहिए थी तो आज भी हम मुस्लिम लीग नून के साथ होते तो शाहिद साहब और मैं दोनों वज़ीर होते। तो हमने तो ये वजारत छोड़ के आए हैं क्योंकि हमको ये ज़बरदस्ती की हुकूमत नहीं चाहिए। शायद खाकान अब्बासी साहब कई मरतबा ये कहते हैं कि जब भी पाकिस्तानियों को मौका मिला है कि 2-4 साल नौकरी कर लें या इज़्ज़त बचा लें, तो उन्होंने नौकरी पता नहीं क्यों चूज़ करी है। हम इज़्ज़त चूज़ करते हैं। मिफ्ता साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त मुल्क में 3 बड़ी सियासी पार्टीज़ हैं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सियासी हरीफ कौन है? ये बहुत बड़ी पार्टियां। अवाम पाकिस्तान तो अभी एक सबसे नई पार्टी है। अभी तो हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान भर में, नौजवानों से बात कर रहे हैं। मैं यूनिवर्सिटियों में अक्सर जाता रहता हूँ, हम टीवी के अंदर प्रोग्राम करते हैं। शायद खाकान अब्बासी साहब और मैं घरों के अंदर जाके 50-50, 100 लोगों से बात करते हैं। अब और दीगर लोग हैं, तारिक बनूरी साहब जैसे, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा जैसे, डॉक्टर आयशा मलिक साहिबा, डॉक्टर ज़ैनब सफवारी, पढ़े लिखे लोग हमने जमा किए हैं। हमारा मकसद किसी से लड़ाई करना नहीं है, हमारा मकसद किसी को बुरा कहना नहीं है, किसी को चोर कहना नहीं है, किसी को डाकू कहना नहीं है। और फिर उसके बाद वो अक्सर लोगों को ये बातें अपनी वापस निगलनी पड़ती हैं। हमारा मकसद ये है कि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान का ये जो निज़ाम है, जिस निज़ाम से मुल्क चल रहा है 75 साल में, ये निज़ाम बिल्कुल नाक़िस हो गया, बिल्कुल फेल हो गया है। आज जहाँ हमने पाकिस्तान को लेकर आ गए हैं, जो पाकिस्तान जनूबी एशिया में अमीर तरीन मुल्क था 90 की दिहाई में, आज वो गरीब तरीन मुल्क है। आज हमने पाकिस्तानी यूथ को, पाकिस्तानी नौजवानों को डिसअपॉइंट कर दिया है, उसको हमने दिल बर्दाश्ता कर दिया है। तो जब तक इस निज़ाम को, ये नाक़िस निज़ाम को फेंक के नया निज़ाम नहीं लेकर आएंगे, जिसमें आप गरीब लोगों को तालीम दें, जिसमें आप मिडिल क्लास लोगों को तालीम दें, उनको मौके दें, जब तक आप पाकिस्तान को सब पाकिस्तानियों के लिए नहीं खोलेंगे, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। अगर पाकिस्तानियों को 6-8 ख़ानदानों नहीं चलाना है और ये अशराफिया को एक जकड़ में रख। बिल्कुल। फिर ये बताइए कि आईनी तरमीम पर अवाम पाकिस्तान पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? जो चीज़ रात के अंधेरे में असम्बली पास करती है, सुबह 5 बजे करती है, वो चीज़ से तो आप समझ लीजिए कि कौम को कोई फ़ायदा नहीं होगा। जिस चीज़ का मुसव्वदा हुकूमत छुपा के रखती है, उस चीज़ से क्यों, आवाम से क्यों डर रही है? जब आवाम का और हुकूमत के दरमियान जो समाजी मुआहदा होता है, जिसको आप बदलना चाह रहे हैं, तो क्या आवाम को ये बताना नहीं चाहिए कि हम ये कर रहे हैं? ये तरमीम जो थी, ये कभी भी इसलिए नहीं की गई थी कि ये आवाम को सस्ता इंसाफ मिले या आवाम को जल्द इंसाफ मिले या बेहतर इंसाफ मिले। ये तरमीम सिर्फ इसीलिए की गई है कि अदियाला जेल में गया था, इसलिए बार बार अदियाला मुँह में आ रहा है, कि अदलिया जो है वो पार्लियामान के ज़ेर असर आ जाए। आपने अदालत को अपने ज़ेर असर रखना है, जज साहिबान को अपने ज़ेर असर रखना है, और इसलिए आपने ये अमेंडमेंट किया। ये तो हुकूमत की नीयत में फतूर है, ये तो साफ ज़ाहिर है।
तो हम ऐसे किसी अमेंडमेंट की तायद नहीं कर सकते कि जो अमेंडमेंट आवाम के फ़ायदे के लिए ना हो, हुकूमत के वक्ती फ़ायदे के लिए हो, जिससे आपने अदालत को मुतनाज़ा बनाना हो, जिससे आपको अदालत को यकतरफ़ा बनाना हो, जिसमें आपको ऐसे जजेस लेकर आना चाह रहे हैं कि जो जजेस मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना फैसला। जी, आपने अडियाला की असल में वही हम इस पर ही सवाल हमारा ये है कि मकबूलियत और कबूलियत है। अगर कबूलियत है तो हुकूमत है, और फिर अगर मकबूलियत है तो फिर अडियाला भी हो सकती है। तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान में जो सारा चल रहा है, सारा कबूलियत और मकबूलियत का, क्या वोट को इज्जत दोनों देने की सियासत जो मुस्लिम लीग नून की थी वो खत्म हो गई है? और क्या वो जो तराजू के दोनों पलड़े बराबर करवाने थे मुस्लिम लीग नून ने, वो हो गए? देखिए, पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग की एक सियासत बड़ी उरूज पे थी जब मियां नवाज शरीफ साहब ने वोट को इज्जत दो का नारा उठाया। और हम समझते हैं कि अगर वक्ती तौर पर आप जीतें या हारें, लेकिन यही एक जमहूरियत का नारा है, और जमहूरियत के अंदर आवाम के वोट की ताज़ीम और तस्लीम करना और आवाम के मैंडेट को मानना ज़रूरी है। कभी के दिन बड़े, कभी की रात बड़ी, कभी आप इलेक्शन जीतेंगे, कभी हारेंगे, लेकिन अगर इलेक्शन हारने से आप कबूल ना करें, अपनी हार मानने से मुकर जाएं, तो फिर जमहूरियत तो ना हुई ना। यही बात जो है वो खान साहब को समझ में नहीं आती थी 2010 से लेकर 2022 तक, जब वो इदारों के ज़ोर पे हुकूमत कर रहे थे, और यही बात अब मुस्लिम लीग को समझ में नहीं आ रही। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि पाकिस्तान जो आज पस्तगी का शिकार है, वो इसीलिए है कि हमारे सियासी लोगों ने आवाम का मैंडेट नहीं माना और कबूलियत की जो रस्सी है उसको थाम रखा है। अगर आप 2-3 इलेक्शंस करने देंगे जहाँ पे जमहूरी तौर पर लोगों को इलेक्ट होंगे, और जो इलेक्ट होंगे उनको आगे होने देंगे, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान में पैदा है। बिल्कुल सर, ये बताइएगा क्या नून लीग अरकान आपसे राब्ते में हैं, और कितने अरकान अब APP में शामिल हो रहे हैं? देखिए, हम सियासी लोग हैं, हमारा हर वक्त सियासतदानों से भी बातचीत होती रहती है, तमाम पार्टीज़ के, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ना हम इसको छुपाते हैं। लेकिन हमने ये शुरू से बात की है कि हमारा मकसद जो है वो दूसरी लोगों के सियासतदानों को नहीं तोड़ना है। हम नहीं समझते कि पुराने चेहरे लाकर कोई हम नई बात कर सकेंगे। हम ये समझते हैं कि हम दानिश्वर लेकर आएंगे अपनी पार्टी में, नौजवान लेकर आएंगे, नए सियासतदान लेकर आएंगे अपनी पार्टी के। बिल्कुल, ये तो आपने अच्छा, ये भी कहते हैं कि मईशत में इस्तेहकाम तभी आता है कि जब आपकी सियासत में इस्तेहकाम आता है। तो हुकूमत दावा कर रही है कि भाई मामला ठीक हो गए हैं, मईशत बेहतर होने की तरफ। क्या ये दावे ठीक है, दुरुस्त है? महंगाई कम हो गई है? कि महंगाई बिल्कुल कम नहीं हुई है। जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही थी उस रफ्तार में कमी आई है। जो अंग्रेज़ी का वर्ड इन्फ्लेशन है उसका उर्दू तर्जुमा है अफरात ज़र। तो अफरात ज़र में कमी आई है। तो पहले 25% से महंगाई बढ़ रही थी, अब शायद जैसे कि 12% से महंगाई बढ़ रही है। तो पहले अगर कोई 80 रुपए की चीज़ थी वो 100 रुपए की हो गई है, तो अब 100 रुपए की चीज़ 112 रुपए की हो जाएगी। वो 100 रुपए से कम होकर 80 की तरफ नहीं जाएगी, बल्कि 12 रुपए और बढ़ जाएगी। इसी तरह जो स्टॉक मार्केट बढ़ रही है, बड़ी खुशाइन बात है, और अल्लाह करे कि स्टॉक मार्केट बढ़ती रहे, उससे मईशत भी बढ़ती रहे। लेकिन सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई कम हुई है वो बैन अवी तेल की कीमतों में कमी से हुई है, किसी हुकूमत की कोशिश से नहीं हुई। हुकूमत ने कोई खर्चे कम नहीं करे, अपने खर्चे तेज़ी से बढ़ा रही है। हुकूमत PSDP के खर्चे बढ़ा रही है। MNS को 600-700 अरब रुपए दिए हैं खर्च करने के, और उसके एवज हमारे ऊपर टैक्स लगाया है। 40% नौकरी पेशा लोगों के ऊपर टैक्स लगाया है। 50%, 49.5% बिजनेस इंडिविजुअल्स के ऊपर टैक्स लगाया है। हर चीज़ के ऊपर जो आप ख़रीदते हैं, हर खुर्द-ए-नोश के ऊपर, अशिया खुर्द-ए-नोश के ऊपर उन्होंने 18% सेल टैक्स लगाया। यहाँ तक कि दूध के ऊपर और कलम और कागज़ के ऊपर भी टैक्स लगा दिया है। तो ये हुकूमत की किसी काबिलियत की वजह से जो है वो महंगाई के रफ्तार में कमी नहीं आई है। वो तो दुनिया भर में तेल सस्ता हो गया, इसलिए महंगाई की कमी है। बिल्कुल जी। मिफ्ताह इस्माइल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महंगाई पर उन्होंने कहा कि जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही थी उस रफ्तार में कमी हुई है। तो ये बड़ा समझने वाली बात है कि ये रफ्तार कम हुई है जो ये घुमा के बात उन्होंने की है, ये हमें समझ आ रही है। एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक नाजरीन। अब जी हम बात करेंगे दुनिया भर में मुख्तलिफ रहने वाले पाकिस्तानी जो हमारे दिलों के करीब हैं लेकिन सिर्फ पाकिस्तान से दूर। और दिल पाकिस्तान के लिए लगते हैं। बिल्कुल है। सही। ये मैं लाइन भूल जाती हूँ, आपकी बड़ी मैं अच्छी याद लाइन। जी, तो हमें ज्वाइन किया है काशिफ रहीम साहब ने, जो एनर्जी एक्सपर्ट हैं और दोहा में काम करते हैं। ही इज़ ऑल्सो करंटली वर्किंग इन कतर एनर्जी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम। बहुत वसी तजुर्बा भी रखते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सर सबसे पहले तो ये बताएं जी, सबसे पहले तो ये बताएं, यू आर ऑल्सो अ फॉर्मर एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ द रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सर क्या देखते हैं, आपका वोकेशनल ट्रेनिंग में भी बहुत तजुर्बा है, किस तरह की वोकेशनल ट्रेनिंग पाकिस्तान में मिसिंग है और उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए? देखें, थैंक यू सो मच अगेन, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और अपना इंसाइट पेश करने का मौका दिया। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं ये समझता हूँ कि जो गैप है बिटवीन एकेडमी एंड इंडस्ट्री, उसको एड्रेस करने के लिए चेंबर ऑफ कॉमर्स रावलपिंडी ने बहुत सारे ऐसे मेजर इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि तकरीबन 17 से 20 यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOU साइन हुए हैं, जिसमें जो इंडस्ट्री रिलेटेड स्किल्स हैं उनको बाकायदा तौर पर यूनिवर्सिटीज़ के साथ लाइसेंस करके पेश किया जा रहा है, जिससे लोगों के स्केल अप करके उनको इंडस्ट्री के काबिल बनाया जा रहा है, ताकि वो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर अपना नाम रोशन कर सकें और कंट्री का नाम रोशन कर सकें। जी अच्छा, सऊदीया और कतर में भी आपका तजुर्बा भी है। कतर से बड़े ताल्लुकात हमारे अच्छे हैं, सऊदीया से भी अच्छे हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की अभी मुलाकात भी हुई है और बहुत सारे मुआहदों पर कहा जा रहा है कि दस्तखत और पेशरफ्त होगी। कितनी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के लिए और कितना फ़ायदेमंद है इन मुल्कों का पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात को मज़ीद इस्तवार करना, और आप किस कैपेसिटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसमें? देखें, जैसा कि आपने नोटिस किया होगा कि मैं चेयरमैन हूँ स्टैंडिंग कमेटी ओवरसीज़ पाकिस्तानी वन विंडो ऑपरेशन। तो यहाँ हम अपने लोगों को डेफिनेट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एफर्ट कर रहे हैं। लास्ट एक मेजर MOU साइन हुआ था नेपटेक का हमारा रावलपिंडी चेंबर के तवसत से सऊदी गवर्नमेंट के साथ, जिसमें टोटल 9 मिलियन मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, जिसमें 2.5 मिलियन मैन पावर जो है वो पाकिस्तान से सिर्फ डेडिकेटेड चाहिए। इस तरह से कतर के लिए, इसी तरह से मिडिल ईस्ट के बाकी कंट्रीज़ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो प्राइमरली जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो हमारी यूथ को फोकस करना चाहिए कि अपने आप को स्केल अप करें और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करके अपने आप को इस मार्केट के काबिल बनाएं, ताकि वो यहाँ आकर के अच्छे तरीके से जॉब परफॉर्म कर सकें। बिल्कुल। सर ये बताइएगा, आपने मैन पावर की बात करी, तो कौन सा सेक्टर है सबसे ज़्यादा जिधर मैन पावर रिक्वायरमेंट है दोहा में? देखें, टेक्नोलॉजी जिस तरह से अभी अपग्रेड हो रही है, स्केल अप हो रही है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा साइंसेस, इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। ऑल्दो हमारे ग्रेजुएट इंजीनियर्स पूरी दुनिया में इस वक्त में अपने बड़े खुशूबी से अपने जो हैं वो जॉब्स को परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जब से ये इमर्जिंग ट्रेंड आए हैं, उसके आने के बाद मैं समझता हूँ कि कंप्यूटर साइंसेज में पर्टिकुलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा साइंसेज, पाइथन और बहुत सारे ऐसा प्रोग्राम्स जो इस वक्त की रिक्वायरमेंट हैं, उनको लोगों को ज़रूर हासिल करना चाहिए, उनके स्किल्स को हासिल करना चाहिए। तो ये बड़ा इस वक्त में मोर डिमांडिंग है। और रुकावटें आप क्या देखते हैं? एक तो ये तो ऐसी चीज़ें हो गई ना कि पाकिस्तान में बड़ा और कतर के मामला सारे, क्या चीज़ें बेहतर करने की मज़ीद ज़रूरत है? आपकी ऑब्जर्वेशन भी होगी, तजुर्बा भी है, यकीनी तौर पर आपका है। जी, मैं समझता हूँ कि पहले तो पाकिस्तान में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको एड्रेस करने के लिए ज़रूरी है कि एक अरबाब इख्तियार जो है वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन लें अपने इदारों में, जो हमारे इस वक्त में चीज़ों को, जो हमारे ओल्ड करिकुलम हैं उनको रिप्लेस किया जाए, नए करिकुलम को लाया जाए, ताकि जो जिद्दत आई है टेक्नोलॉजी की वो बच्चों को बाकायदा तौर पे कन्वे हो सके। बिल्कुल। और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है कि जो लैब्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, वो वहाँ पर उस लेवल पे बिल्डअप होनी चाहिए कि जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को मीट कर सकें। अगर मैं कहता हूँ कि अपस्ट्रीम है ऑयल एंड गैस सेक्टर, तो अपस्ट्रीम की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकें। अगर डाउनस्ट्रीम की बात हो रही तो डाउनस्ट्रीम की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकें।
तो जिस तरह का सेक्टर है जहां आप जाकर के अपनी रिसोर्सेज को इंडल्ज करना चाह रहे हैं, मार्केट में प्लेस करना चाह रहे हैं, अगर आपके रिसोर्सेज उस लेवल पे बिल्डअप नहीं होंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके करीब के कंट्रीज हैं वो ज़्यादा ले लेंगे और आपके लोग जो है मार्केट में मासवाए लेबर के और कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी को हासिल करने में कामयाब नहीं होंगे जिसकी वजह से वो अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकें। बिल्कुल ठीक है। सर ये बताइएगा काशिफ साहब कि डिजिटल रिफॉर्म्स की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में इंटरनेट बहुत मतलब इफेक्टेड है और हम बहुत तकलीफ से गुजरते हैं, बिजनेस का भी काफी नुकसान बिजनेस का नुकसान है। तो डिजिटल रिफॉर्म्स की जब आप बात करते हैं तो ये तो सबसे बड़ी रुकावट है, बट अगर ये ठीक हो जाए तो किस किस्म के डिजिटल रिफॉर्म्स आने चाहिए? देखिए, मैंने जैसे अभी बात की है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका इंडस्ट्रीज के साथ लाइसेंस ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है। जी, कोलैबोरेशन होना चाहिए डेफिनेटली। अगर इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को हमारा ग्रेजुएट मीट नहीं करेगा तो डेफिनेटली इंडस्ट्री जो है वो अगर वो मल्टी मिलियन इन्वेस्टमेंट करती है तो वो फ्रेश ग्रेजुएट को ला करके सिस्टम पे नहीं बिठाएगी कि वो वल्नरेबिलिटी की चैलेंज है कि एक आदमी जिसको एक्सपर्टीज नहीं है, जिसको चीज़ों का आइडिया नहीं है, अगर वो आके सिस्टम पे बैठेगा तो प्रॉब्ली वो कुछ ऐसी चीज़ें कर ले जिसकी वजह से सिस्टम जो है वो कम्प्रोमाइज़ हो जाए। और आजकल जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, जैसे शिफ्ट आ रहा है, तो हम जिस करिकुलम को पढ़ रहे हैं जैसे मैंने पहले मेंशन किया है वो आउटडेटेड है। बिल्कुल, बड़ी आपने अहम चीज़ें, बिल्कुल 3-4 चीज़ें आपने बड़ी अहम के इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया काशिफ रहीम साहब। इन यूनिवर्सिटी का लाइजन उन्होंने बात की कि उसमें एक राब्ता होना चाहिए और फिर उन्होंने ये भी कहा कि करिकुलम नया हो, वर्कशॉप्स, लैब्स जो हमारी बन रही हैं, तो वो जो तकाजे हैं ना वहाँ इंडस्ट्री के, वो रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, क्योंकि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिहाज से टेक्नोलॉजी चल रही है उससे हम काफ़ी पीछे हैं। तो जब तक हम उस चीज़ को मीट नहीं करेंगे ज़रा मुश्किल रहेगी हमारी यूथ के लिए। तो पीआईए का तो खैर हमने अहवाल हेडलाइंस में दिखाया भी आपको कि वो जो प्राइवेटाइज हो रहा है, और वो तो खैर होगा जब फैसला होगा। लेकिन एक विजुअल्स कुछ इंटरेस्टिंग हमारे पास हैं, वो ये है कि भाई तैयारा जमीन पर जी नजर आएगा। ये जो मुसाफिर जो है वो कहाँ होंगे? नहीं, मुसाफिर तो इसमें नहीं होंगे, लेकिन ये कि तैयारा की ज़मीन पर दिखाई दे रहा है और सड़क के जरिए एक शहर से दूसरे शहर इसको मुंतकिल किया जा रहा है। कराची से हैदराबाद, हमने सऊदी अरब में भी देखे थे ऐसे कुछ, सऊदी अरेबिया में बिल्कुल। और देखें वो जो तैयारे ख़राब हो जाते हैं, ग्राउंडेड हो जाते हैं और उनकी कोई यूटिलिटी नहीं रहती है, फिर फ्लाई नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये कि वो ट्रेनिंग स्कूल्स में और एविएशन इंस्टीट्यूट जो होते हैं वहाँ बच्चों को दिखाने के लिए कि भाई वो गेट यूज्ड टू ऑफ क्या कॉकपिट का माहौल क्या है और सारी चीज़ें। तो ये देखिए आप सड़क पर जा रहा है तैयारा। अब बुकिंग शुकिंग तो इसमें नहीं हो सकती है कि भाई आप टिकट लेके बैठ जाए। तो रेस्टोरेंट बना सकते हैं, उसको एक तफरीगाह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने वो देखा होगा कराची एयरपोर्ट के करीब भी कुछ इस तरह का है, उन्होंने रेस्टोरेंट बनाया था। फिर ट्रेन्स को भी इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। किया आई चौधरीगढ़ के पास एक बड़ा अच्छा कैफे है, बिल्कुल कैफे बनाया, उसको बना दिया है। तो ये बिल्कुल, तो ये तैयारा जाते हुए कैसा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग सी यहाँ से गुजर रहा होगा, ये क्या हो गया, ये क्या चल रहा है, ये कहाँ जा रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये फुटेज भी नजर आ रही है हमें। और इसके वो कहाँ है, विंग्स कहाँ है? विंग्स उतार दिए गए बिकॉज़ फिर यू नो वो फिर सड़क पर कोई और नहीं जा सकता, पिलर्स हैं और वो सब फिर कैसे करेंगे। हाँ जी, तैयारा चलते हुए जमीन पर। पीआईए जमीन पे नहीं जानी चाहिए, पीआईए को फ्लाई करना चाहिए और मुसाफिरों को भी आसमानों में होना चाहिए। बिल्कुल, और आसमानों से जमीन पे बखैरियत उतरना चाहिए, पहुंच जाना चाहिए। बिल्कुल जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। ज़ोहेब एंड आई विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन, दिस इज़ आवर टाइम चेक फॉर टी एंड कॉफ़ी। आई होप आप लोगों को भी टी और कॉफ़ी मैसर हो गई हो। टी और कॉफ़ी भी मैसर हो गई हो और खाने पीने की अशिया भी मैसर हो। हाँ, और महंगाई जो इतनी बढ़ती जा रही है और मतलब लोग कह रहे ये है, हुकूमत ये कह रही है कि वो सिंगल डिजिट पे आ गई है, तो ये क्या सिलसिला है? बिल्कुल, जैसे मिफ्ताह इस्माइल साहब ने भी कहा कि भाई ये सिंगल डिजिट में आ गई है, लेकिन ये जो महंगाई को अफरात ज़र को जिस तरीके से यानी कैलकुलेट किया जाता है वो ये तरीका होता है
कि जिस स्पीड से पहले यानी 35% अगर है तो 35% की स्पीड से बढ़ रही है, ठीक है। 100 रुपए की एक चीज है तो वो 35 रुपए उसमें, लेकिन अब जो कम हुई है तो वो स्पीड कम हुई है, यानी अगर 12% है तो 112 रुपए। बिल्कुल। तो ये एक जरा- पैकेज देखते हैं और फिर इस पे मजीद गुफ्तगू करते हैं। महंगाई में मजीद कमी, तरसीलात ज़र बरामदात और अखराजात में इजाफा। पाकिस्तान में औसत महंगाई की शरह गुज़िश्ता बरस के औसत 29% से कम होकर 9.2% पर आ गई, जबकि माह सितंबर में महंगाई की शरह गुज़िश्ता बरस के सितंबर की महंगाई की शरह 31.4% से कम होकर 6.9% पर आ गई है। मुल्क भर में घी और कुकिंग ऑयल की कीमत में 20 से 80 रुपए किलो का इजाफा हुआ, जबकि कुकिंग ऑयल की कीमत में 440 से 530 रुपए फी किलो तक का इजाफा हुआ। आलमी मार्केट में पाम ऑयल $900 से बढ़कर $1200 फी टन हो गया। अदाद-ओ-शुमार में बताया गया है कि हालिया हफ्ते के दौरान हसास कीमतों की अशारिये के लिहाज से सालाना बुनियादों पर 17,732 रुपए माहाना तक आमदनी रखने वाले तबके के लिए महंगाई की शरह 0.27% इजाफे के साथ 10.29% और 17,733 रुपए से 22,888 रुपए माहाना तक की आमदनी रखने वाले तबके के लिए महंगाई की शरह 0.28% इजाफे के साथ 14.42% रही। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि माशी तजियाकारों के मुताबिक महंगाई की शरह अगले माह कम होगी, लेकिन खाने का तेल और घी की कीमतों में इजाफा हो गया है। क्या अवाम को उलझाया जा रहा है? बिल्कुल सरवत, इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट पिक्चर। जो गवर्नमेंट कर रही है, कह रही है, क्लेम कर रही है, उससे तो अलग पिक्चर। मतलब हम देखते हैं ना कि 29% से 9.2 पे कैसे पहुंच गए, कैसे हो गया ये? कैसे ये काम कैसे? क्योंकि दिखाई कुछ और दे रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारे साथ खाका नजीब साहब माहिर मौशियात हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। शकील अहमद बेग साहब हैं जो चेयरमैन कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। और शेख उमर रेहान साहब चेयरमैन पाकिस्तान बनास्पति एसोसिएशन, वो भी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले शेख उमर साहब से हम बात करेंगे ये जो घी के प्राइसेस की। जी उमर साहब ये बताइएगा कि कुकिंग ऑयल जो है वो 80 रुपए इजाफा हो गया है 20 रुपए से। आई मीन दिस डायनामिक डज नॉट मेक सेंस। तो ये क्या सूरत हाल है? बोला कुछ और जा रहा है, मार्केट में प्राइसेस कुछ और है। देखें, इंटरनेशनल मार्केट में पाम ऑयल की जो प्राइस है, जो हमारा रॉ मटेरियल है घी का, उसकी तकरीबन कीमत जो है $300 बढ़ गई है पर टन। तो उसकी वजह से जो है यहाँ पे 50 से 60 रुपए किलो तक का इजाफा घी कीमतों में आया और कुकिंग ऑयल की कीमतों में भी इसकी वजह से इजाफा आया। बिल्कुल ठीक है। खाकान साहब ये बताइएगा कि हमारे कुछ देर बाद ज्वाइन करेंगे। रेहान साहब से सवाल ये करते हैं कि हुकूमत का जो आपने देखा कि टैक्सेस में कमी का मुतालबा किया गया था और आपकी तरफ से बड़ी डिमांड्स आ रही थी, जवाब क्या दिया? क्योंकि देखें जब टैक्स में कमी होगी तो ऑब्वियसली फिर कुछ लोगों को रिलीफ मिलेगा। हुकूमत का जवाब क्या था इस पर? अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से इसके ऊपर कोई रिप्लाई नहीं आया। हम इंतजार कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इस पर रिप्लाई दे। सर अब टैक्स में कमी के अलावा जो ये मुलाकात वजीर खजाना से मुलाकात हुई, किन मामलात पर बात हुई थी? देखिए, हमने वजीर खजाना के साथ जो मुलाकात में हमने हमारा एक 8B का इशू है, सेल्स टैक्स की सेक्शन 8B का, वो उनको हमने रिक्वेस्ट की है कि हम पे ये लागू नहीं होती। उसकी वजह से हमसे जो है वो टैक्स वैल्यू एडिशन की मद में बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट काट लेती है, जो कि बनता नहीं है। हमने उनको ये रिक्वेस्ट की है कि 8B की जो सेक्शन है ये घी एंड कुकिंग ऑयल सेक्टर पे खत्म की। जी, लेकिन ये कहिएगा कि देखें अवाम तो पिस गए ना बीच में। अगर आपके टैक्सेस में कमी नहीं होती है तब भी अवाम पिसेंगे, कमी अगर हो जाती है वो नहीं मानती हुकूमत, यानी हर तरीके से अवाम के ऊपर ये बोझ है। तो अगर नहीं माने जाते मुतालबात, टैक्सेस में कमी नहीं होती तो अवाम तो महंगा तेल लेने पर, घी लेने पर मजबूर है, तो उनके लिए तो कोई रिलीफ नहीं होगा फिर। लेकिन जी लैंडेड कॉस्ट जो है वो आपकी लैंडेड कॉस्ट अगर बढ़ जाएगी तो नुकसान करके तो कोई कारोबार नहीं करेगा। तो ये तो एक जनरल सी चीज़ है कि लैंडेड कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी तो प्राइस जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी इससे। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे चाहिए कि गवर्नमेंट रिलीफ दे, इसमें ड्यूटी टैक्सेस में कमी करे। 100 रुपये किलो जो है गवर्नमेंट इस वक्त टैक्स दे रही है हमसे, तो हमारा तो यही मुतालबा है गवर्नमेंट से। मुद्दा यही है। और देखें वो ये कह रहे हैं कि अगर कॉस्ट हमारी है तो हम कोई नुकसान करके तो बिजनेस नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। लेकिन मुझे सरवत यहाँ पर एक सवाल हमेशा
कि भाई हुकूमत की जो टीम्स होती हैं, जो मुआशी टीम है हुकूमत की, या अशिया खुरनोश की कीमतों को चेक करने के लिए जो टीम्स हैं, या फिर जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं, प्रोसेस हो रही हैं, फाइनल फिनिश प्रोडक्ट बनने जा रही है, तो क्या हुकूमत की अपनी इंडिपेंडेंट टीम्स नहीं है जो खुद देखे कि भाई ये कॉस्ट आती है, बिल्कुल, इस कॉस्ट के बाद इतना प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए और उसके बाद आपको बेचना चाहिए? तो क्योंकि अगेन इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर पाकिस्तान की इसी तरह मतलब बिल्कुल कोई इजाफा उनको नहीं होगा, उनको फायदा नहीं होगा, तो वो इंडस्ट्री भी बंद हो जाएगी। बिल्कुल, यानी ये अलग अलग मौक़िफ़ सामने आते हैं। अब जैसे आपने खुद ही सुना कि वो कह रहे हैं कि हमारी तो कॉस्ट भी नहीं पड़ती है जिसमें हम बेचने में, तो क्या हुकूमत नहीं देख रही ये चीज़? अगर इलॉजिकल कोई डिमांड ये की जा रही है इनकी तरफ से, तो हुकूमत इनको रीजनिंग करके मुलाकातें करें, मीटिंग करें, रीजनिंग करके बताएं कि भाई नहीं, आपका ये प्रॉफिट बन रहा है और ये जायज़ प्रॉफिट है जो आपको लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो अभी आवाम को ये पता ही नहीं चलता है कि भाई किसका मौक़िफ़ सही है। आवाम ये नहीं चाहते कि आप नुकसान में चीज़ बेचें, लेकिन उसके बावजूद वो ये भी चाहते हैं कि उन्हें रिलीफ मिले, तो अभी तक कंफ्यूजन बरकरार रहती है। ये समझ नहीं आती बात। बिल्कुल जी। शकील अहमद बेग CRPC के हमारे साथ मौजूद हैं। शकील साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत दावा कर रही है कि कमी हो गई है महंगाई में, लेकिन आप अभी हम बात ही कर रहे थे घी की, ऑयल की, सब्जियां, आटा, मतलब जो आप देखें वो महंगी होती जा रही है। तो पिस रहा है बिल्कुल। तो कंज्यूमर जो है, वो आवाम जो है, वो हर डायरेक्शन से पिस रही है, लेकिन हुकूमत दावे कुछ और कर रही है। क्या देखते हैं आप इसको, किस डायरेक्शन में जाता हुआ देख रहे हैं? बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है। इस वक्त महंगाई जो है वो अरूज पर है। हालांकि हुकूमत ज़रूर कहती है कि जनाब उन्होंने काफ़ी चीज़ों में कमी की है, लेकिन मुझे लगता है वो सिर्फ कागजों की हद तक है, पेपर की हद तक है। अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। बेसिकली अवाम के रिलीफ के लिए इनको बहुत हंगामी इक़दाम करने होंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, पहले चूंकि बारिशें जब हो रही थी तो सब्जियां महंगी हुई, समझ में आ रही थी बात के, चले जी ठीक है, उस वक्त मामला कुछ इस तरह के थे। लेकिन अब उनका कहना है कि जनाब सब्जियां इसलिए महंगी हैं कि हमें दीगर चीजों में टैक्सेस में डाल दिया गया है, बहुत सारी चीजों में हम टैक्स देने लगे। अब जिससे भी इस वक्त आप अगर एक छोटे से मामूली से कारोबार करने वाले से भी बात करेंगे ना, तो वो महंगाई की वजह सिर्फ टैक्स को बताता है, वो बिजली के बिल को बताता है, वो गैस के बिल को बताता है। वो ये नहीं कहता कि जनाब हालांकि जो वो काम कर रहा है उस पर कहीं भी उसकी बिजली इस्तेमाल नहीं हो रही, लेकिन वो कहता है कि मैं घर पर बिजली इस्तेमाल करता हूँ, मैं घर पर गैस इस्तेमाल करता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि उन तमाम चीजों को वो जोड़ देता है कंज्यूमर की उस प्रोडक्ट से जो उसने घर में इस्तेमाल करनी है। तो डेफिनेटली मैं ये समझता हूँ कि इस पर सबसे पहले हुकूमत वक्त को बैठना होगा, सर जोड़ना होगा। बैठना तो होगा। आप ये बताएं, आपकी काउंसिल इस सिलसिले में क्या कर रही है? और ये जो हम हकीकत तक पहुंचने की बात कर रहे हैं ना, कि कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि भाई ज्यादती उनके साथ कौन कर रहा है, गवर्नमेंट ज्यादती कर रही है या ये बिजनेस? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जी। चूंकि देखें, कमिश्नर कराची, हम ज्यादातर चूंकि शहर कराची की अगर मैं बात करूं तो अब हो ये रहा है कि पहले ये चीजें नहीं थी। अब बाकायदा कमिश्नर कराची ने इस जो खासकर इलीगल जो प्रॉफिटिंग है या गैर कानूनी जो महंगाई है उसको रोकने के लिए उसने फौरी तौर पर एक एडवाइजरी कमेटी बनाई है, जिसमें उसने कंज्यूमर के नुमाइंदे और बिजनेस कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया है कि ताकि जैसे हमारे यहाँ जोड़िया बाजार है या मार्केट है, उसके अंदर जो गैर कानूनी महंगाई की जा रही है उसको रोका जाए। मैं समझता हूँ कि इस तरीके से अगर सिर्फ शहर कराची में तो महंगाई नहीं है ना, अगर मैं हैदराबाद जाऊं या मैं दीगर जगह जाऊं, 18वीं तरमीम के बाद असूली तौर पे सूबों को महंगाई को रोकना बहुत जरूरी है। एक और चीज बताइएगा, इसमें आपके सर्वेज और आपकी रिसर्च क्या बताती है, इसमें मिडलमैन का किरदार कितना है? कितना बड़ा चंक मिडलमैन के पास जाता है और इस चेन को बेहतर बनाना कितना जरूरी है? आपका सवाल इतना वैलिड है कि बेसिकली आपने समझ लिया कि 6 से 8% महंगाई उड़ाकर रख दी कि अगर आप मिडल मैन को इसमें से निकाल देते हैं, जिसको माशाखोर भी कहा जाता है, बेसिकली है ही उसी का किरदार। क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे मामला हैं कि माल प्रोडक्ट जो है आपकी चीनी, आटा, वो अभी गोडाउन पे उतरता नहीं है, लेकिन वो मिडल मैन कह लें, इन्वेस्टमेंट कह लें, उसके नाम पर कंटेनर के कंटेनर वो पैसा लगा देता है और फिर वो उसको जखीरा दोजी के नाम पर कहीं ना कहीं छुपा कर बैठ जाता है और उसके बाद वो सिर्फ देखता है कि मैं कैसे 2 रुपए 4 रुपए बढ़ाकर फिर इसको मार्केट में लेकर आऊं। मैं समझता हूं कि इसको अगर इस किरदार को खत्म कर दिया जाए तो 6 से 8% वैसे ही महंगाई नीचे आ जाएगी, लेकिन इसको खत्म कोई नहीं करना चाहता क्योंकि उसकी वजह यह है कि होलसेलर अपना पैसा नहीं फंसाता, वो इन्वेस्टमेंट के नाम पर इसको इस्तेमाल करता है। यानी कि वो कहता है कि मैं वहां पर
जो जो पैसे मैंने इन्वेस्टमेंट करने हैं वो भी मैं ना करूं, वो दीगर किसी बंदे को डालकर उसको 4%, 5%, 6%, 8% तक लेके जाता है। और हकीकत बात मैं बताऊं कि असल वजह यही है महंगाई की, जिसको आपने खुद सवाल रेज किया, और मैं समझता हूं कि अगर इसको कंट्रोल कर लिया जाए, जैसा कि मेरे सामने अभी कराची की अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर काम भी किया जा रहा है, इसके ऊपर कमेटियां बनाई गई हैं ताकि इसको किसी तरीके से रोका जाए। और सिंध के अंदर अभी बैरो सप्लाई एंटरप्राइजेस के साथ भी पिछले दिनों मेरी एक मीटिंग थी, जिसमें मैंने उनसे कहा कि बहुत सारे नाम नहाद किस्म के ब्रांड्स हैं जिसकी प्रोडक्ट अगर देखें तो उसके रैपर के अंदर 4 प्रोडक्ट होती है और वो कीमत जो है वो उसी तरीके से वसूल कर रहा है। तो उन्होंने इसको कहा कि जी हम इसके ऊपर अब कार्रवाई से मुराद है कि वो इनको बुलाकर इस चीज को इंश्योर कर रहे हैं कि आपने कीमत कितनी लिखी है उसके मुताबिक उसके अंदर जो प्रोडक्ट है उतनी क्यों नहीं है। देखिए मसला ये है कि एक तो कंज्यूमर बेचारा पैसे भी दे रहा है, अपने पैसे को भी जाया कर रहा है, लेकिन उसको उस तरीके से वो चीज नहीं मिल रही। लेकिन जहां तक अब ये जो चीज है ना, देखिए फेडरल गवर्नमेंट को अपने टैक्सेस की तरफ तवज्जो देनी होगी कि इनडायरेक्ट इतने सारे टैक्सेस हमसे वसूल किए जा रहे हैं। आप ये सोचे, आप मुझे बताएं, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से एक सवाल भी रेज करता हूं। आज भी मैं और आप के इलेक्ट्रिक के बिल के अंदर एक म्युनिसिपल टैक्स आ गया, हम दे रहे हैं। मुझे बताइए, आज भी कचरा जो है मेरे घर का वो पठान या स्वीपर या कोई भी आता है वो उठाता है, वो महीने के मुझसे 300 रुपए से लेकर 600 रुपए चार्ज करता है, मैं उसको भी दूं, मैं केएमसी को म्युनिसिपल टैक्स के नाम से के इलेक्ट्रिक के बिल में भी दूं। तो मुझे बताएं कि कंज्यूमर बेचारा कहां मिलेगा? शकील साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम हर चीज़ का टैक्स दे रहे हैं लेकिन वो हमारे पास नहीं है। तो क्या ये कहना आसान होगा कि हुकूमत जो है ये नंबर्स जगलिंग कर रही है अपनी पजीराई के लिए, लेकिन जो असल शक्ल है मार्केट में वो ऐसी नहीं है? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जो हुकूमत इस वक्त जो फिगर बता रही है वो फिगर ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर इसके ऊपर सूबाई असेंबली, देखिए मैं फिर से कहता हूं 18वीं तरमीम के बाद हर सूबा जो है ना वो इम्पावर है, सूबे ने महंगाई को कंट्रोल करना है। जैसे सिंध है तो सिंध में असेंबली को बिल्कुल शकील साहब बंद करके जी शकील साहब हमारे फैसला कर लें कि हमने किस तरीके हमारे साथ ही रहिए माहिर मुआशियात सलमान शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया, साबिक मुशीर खजाना भी रह चुके हैं। सलमान साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सवाल हमारा यही है कि सिंगल डिजिट में आ गई है महंगाई, लेकिन ऑन द अदर हैंड हमने दिखाया कि घी के प्राइसेस 20 से 80% बढ़ गए, हर चीज के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, सब्जी हो गई। तो ये क्या है, ये वर्ड्स नंबर्स जगलरी है जो हुकूमत कर रही है? देखें, ये टाइम टू टाइम ऊपर नीचे चले जाता है। पिछली दफा जो हमने पिछले चंद माह में देखा है उसका एक बड़ा जो वजह थी कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस खासी गिरी थी, और दूसरी वजह ये थी कि पाकिस्तान में गंदम की जो वीट क्रॉप आया था उसको हुकूमत ने जो प्राइस प्रॉमिस की थी फार्मर को वो नहीं दी थी और उसे खासी कम दी थी। और उसके साथ ये हुआ था कि शहरों में गंदम की कीमत जो है वो खासी नीचे रही थी और उसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन में कमी जी। तो अब जब दोबारा बढ़ेगी कोई चीज़ तो ये किस्म का कॉस्ट पुश फिनोमेना होगा कि उसकी इंटरनेशनल कीमत बढ़ गई है और वो यहाँ पे भी उसको बढ़ा देंगे, क्योंकि पाकिस्तान में दो तरीकों से होती है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है और दूसरी डिमांड की, अगर एक्सेसिव डिमांड हो तो उससे महंगाई होती है। तो पाकिस्तान में डिमांड तो इस वक्त बिल्कुल नहीं है, तो अगर कोई चेंज आती है तो वो कॉस्ट पुश से आएगी। बिल्कुल। सलमान साहब ये भी बताइएगा कि इस वक्त हल क्या है, आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत को क्या इक़दामात करने चाहिए, कौन से सेक्टर्स में टैक्स हो गया, बिजली की कीमतें हो गई, कौन सी जगह पे वो आवाम को रिलीफ दे सकते हैं? देखिए, इस वक्त तो हुकूमत बिल्कुल एक कॉर्नर में है और फंसी हुई है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही। जो इकोनॉमी जब ग्रो करती है तो उससे रोजगार बनती है। सर, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हम जोर नहीं देंगे तो सर फिर यही चीजें आती हुई दिखती हैं। जी, जो IMF प्रोग्राम के तहत तो आपके टैक्सेस भी ऊपर जा रहे हैं, बिजली की कीमतें भी ऊपर जाएंगी,
जितनी भी कॉस्ट हैं हुकूमत को वो कवर करनी पड़ेंगी, और इसके अलावा हुकूमती अखराजात जो हैं वो उसको टैक्सों के जरिए कलेक्ट के जरिए पूरा करने की। तो सलमान साहब, इट वुड बी इजी टू से कि अभी आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा और बड़ी में कोई ऐसा मुश्किल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हालात ऐसा ही है? नजर आ रहे हैं। जी इस वक्त नजर जी, बहुत शुक्रिया। कि आपकी जो मेजर काम अगर हुकूमत करने को तैयार हो जाए वो तो है कि आप हुकूमत के अखराजात कम करें और इस हद तक कम करें कि आपको फिर टैक्स बढ़ाने की जरूरत ना रहे। जी जी जी, तो वो चीज़ वो तो खैर देखे ना, ऑस्टेरिटी। अच्छा, बहुत शुक्रिया सलमान शाह साहब, आपने हमें वक्त दिया, मईशत से मुतालिक आपने हमें साहब ने भी हमें वक्त दिया, आपका भी बहुत कंज्यूमर्स का अहवाल वो हमें बता रहे थे। तो देखें, सलमान शाह साहब ने बिल्कुल सही कहा कि मईशत अब जब ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, आपकी ग्रोथ नहीं बढ़ेगी तो ये मईशत का पहिया चलेगा कैसे? एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगी? इंडस्ट्री कैसे चलेगी? टैक्स कैसे कलेक्ट होगा? हमारा क्या प्लान है? एक हुकूमत का प्लान होता है, जैसे हम बात कर रहे थे, वो प्लानिंग नहीं नजर आ रही हमें। यही तो बात है, तशवीश की बात यही है कि हुकूमत दूसरी तरफ सिर्फ दावे कर रही है, महंगाई कम हो गई है। अब ये ऐसे कहने से, हमने आगाज भी शो का इसी तरह किया था ना, बिल्कुल, मैं यही बातें नहीं, काम कीजिए, जो एक्शन आपके वो नजर आएंगे, फिर उसके बारे में आपको बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि क्या हो रहा है। बिल्कुल। तो बहरहाल नियर फ्यूचर में तो जो लोगों के लिए कोई रिलीफ नहीं नजर आ रही। बिल्कुल जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। तो जोहेब, मेरे बना ली कल से दिमाग में आपने देखे मेरी बॉडी मैं एक दिन रुके, आप रुके। मेरा सवाल पहले ये है, मेरा सवाल ये है कि आप किसी कंपटीशन में आपने कभी हिस्सा लिया? बॉडी बिल्डिंग हो गई, मिस्टर यूनिवर्स हो गया। मैं असल में कंपटीशन तो पुराने, वो तो आप 40 साल पहले की बात है ना, अब तो मैं जज हूँ। नहीं जोहेब, अभी आप जवान हैं, आप जज की पोजीशन पे नहीं पहुंचे। कल से अब तक मैंने कितनी बॉडी बिल्डिंग कर रही है, और मेरी बॉडी शॉडी बाइसेप्स वगैरह ये वो सारी कैसे हुआ, हम अपने नाजरीन को भी बताते हैं कि क्यों बॉडी और बॉडी बिल्डिंग और डोले शोले बनाने के चक्कर में चैंपियन से हमने बात की है। मिस्टर यूनिवर्स रमीज इब्राहिम बॉडी बिल्डिंग चैंपियन है, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। 18 साल से उन्होंने काम किया है अपनी इस फील्ड में, और बहुत अनबिलीवेबल मेहनत और जर्नी के बाद वो इस मकाम पे पहुंचे। कल हमने उनसे गुफ्तगू की थी, जो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड भी किया है हमने, वो दिखाते हैं आपको, वो दिखाते। अब कुछ बात हो जाए मिस्टर यूनिवर्स की। मतलब पाकिस्तान में भाई कमी नहीं है टैलेंट की, जब भी मौका मिलता है, बल्कि मौका क्या मिलता है, मौका छीनते हैं पाकिस्तानी। यानी इतनी हर्डल्स अपने मुल्क में ही उनको क्रॉस करते हुए आगे जाते हैं, और सिर्फ आगे ही नहीं जाते, मिस्टर पाकिस्तान बनते हैं, फिर मिस्टर यूनिवर्स बन जाते हैं, और फिर आके एक्नॉलेजमेंट कहीं जाके मिलती है। इसी टॉपिक पे हमारे पास मिस्टर यूनिवर्स रमीज इब्राहिम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रमीज, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। एक पैकेज हमने दिखाना है पहले, रमीज की सारी स्ट्रगल भी और ये अचीवमेंट भी जरा देखिए, और फिर उनसे खुद ही बात करेंगे कैसे पहुंचे हैं वो यहाँ तक। मुकाबले में 44 ममालिक के तनसाजों ने हिस्सा लिया, और अमेरिका में 44 ममालिक के साथ मुकाबला। आपने कुछ ग्लिम्स देखी आपने, और फिर वो जो रिसेप्शन देखा, उसमें इससे कहीं ज्यादा लोग होने चाहिए थे। बिल्कुल, फेडरेशन के लोग होने चाहिए थे, जो लोग हुकूमत से लोग होने चाहिए, लेकिन वैसा नहीं है। खैर, बेहतर होंगे हालात। जी हम रमीज, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद देते हैं। खैर मुबारक। आपने बहुत मेहनत करके इस मुकाम को हासिल किया है, इस टाइटल को हासिल किया है। 18 साल से आपकी ये स्ट्रगल है। जी बिल्कुल। क्या कहेंगे, क्या चीज़ें नहीं मिल रही हमें आप जैसे एथलीट्स के लिए पाकिस्तान में? देखिए, जब मैंने बॉडी बिल्डिंग शुरू की थी तब तो हमारी फील्ड इतनी ग्रो नहीं करी थी। राइट। बहुत पीछे थे हम लोग, और अभी भी स्टिल, मतलब 18 साल बाद भी मैं देख रहा हूँ, तो अब अमेरिका जाके पता लगा कि हम इस फील्ड में 30 इयर्स बैक हैं। वो हमसे 30 साल एडवांस हैं, आगे हैं। उनकी हर चीज़ बहुत ज़्यादा हाई फाई है, बहुत ज़्यादा वो तरक्की कर चुके हैं। उनके एथलीट्स को बहुत फैसिलिटेट किया हुआ है, हर चीज़ में उनको हर चीज़ प्रोवाइडेड है।
उनका एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का एथलीट कंपटीशन विन करता है तो उसको घर मिल जाता है, सिटी लेवल पर उसको गाड़ी मिल जाती है, और नेशनल लेवल पे आके उसको तमाम फैसिलिटेट गवर्नमेंट कर देती है कि नाउ यू आर गोइंग टू इंटरनेशनल। तो अब आपका काम है ब्रेड एंड सिर्फ, बटर का कोई मसला नहीं है, सिर्फ आपने ट्रेनिंग करनी है, फैमिली की सारी परेशानी हमारी है, आप बस यूएस को रिप्रेजेंट करें या ऑस्ट्रेलिया को करें, कनाडा को करें, न्यूजीलैंड को करें। और जब एक्चुअली मेरा ये सफ़र जो है ये 18 साल में समझें कि 10 साल तो मैंने अपने आप को जूनियर और सीनियर लेवल पे पाकिस्तान में मनवाया। राइट। उसके बाद फिर 8 साल से मैं कंटिन्यूसली इंटरनेशनल स्टेजेस पे जा रहा था। तो उसमें जब मैं पहली दफ़ा 2015 में गया तो हमारे अपने कराची के और पंजाब के लोगों ने मुझे बहुत डिग्रेड किया, मेरा बहुत मजाक उड़ाया कि ये क्या वहाँ परफॉर्म करेगा, इसकी हालत देखो, ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने जा रहा है। मैं थाईलैंड जा रहा था, बहुत मजाक उड़ा, पहली दफ़ा जा रहा था वहाँ पे, बहुत शॉर्ट टाइम पे पता लगा था कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप आ रही है। अपने पैसों से वहाँ गया फेडरेशन के साथ, और उसमें मेरी 9th प्लेस आई, तो लोगों ने और फिर आने के बाद डिग्रेड किया। लेकिन मैं एक असल में वो आपकी अचीवमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं ऐसे लोग जी, आपको हिम्मत और हौसला देते हैं। और कमेंट्स वो लोग कर रहे होते हैं जिन्होंने कोई 2 दिन नहीं अचीव किया, 2 दिन बॉडी बिल्डिंग की हो, जिम गए हो, 10 दिन गए हो, या 1 हफ्ता की हो, या कोई छोटा मोटा इवेंट। ये तो स्ट्रगल की तो बात, जब ये कंपटीशन आपने जीता उस वक्त क्या फीलिंग थी? 43 ममालिक के आपने बॉडी बिल्डर्स को हरा के ये फीलिंग्स मेरे पास 2022 में आ चुकी। बहुत हडल बर्दाश्त करने के बाद, कंट्रोवर्सी से गुजरता हुआ मैं इस सफ़र पे पहुंचा हूँ 2022 में। मेरा ड्रीम जो सक्सेस हुआ था वो थाईलैंड में हुआ था, जब मैंने 3 गोल्ड मेडल और पाकिस्तान को एक प्रो कार्ड, हिस्टोरिकल प्रो कार्ड दिलाया था। मैं पहला पाकिस्तानी था जो वर्ल्ड में 3 गोल्ड मेडल और प्रो कार्ड लेकर आया था। और क्या रिस्पॉन्स रहा था उस वक्त? बिल्कुल 0 रिस्पॉन्स था। जब मैं घर आया तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इशूज़ में था, और मैंने इस सब चीज़ों को देखते हुए बॉडी बिल्डिंग छोड़ दी थी। फिर एक नेक इंसान कराची में चाइल्ड प्रॉपर्टीज़ के सैयद फवाद भाई मुझे मिले। उन्होंने बोला यार मैंने तुम्हारी हिस्ट्री देखी है, वो बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं स्पोर्ट्समैन को। तो मेरे कुछ फ्रेंड वहाँ काम कर रहे थे, उन्होंने मेरे बारे में उनको बताया, उन्होंने मुझसे मीटअप किया। तो उस दौरान मुझे यूएस से इन्विटेशन आया हुआ था कि आपने यहाँ आना है और परफॉर्म करना है एक नई फेडरेशन, मतलब वो मेरे लिए नया प्लेटफॉर्म था WFF। मैं इससे पहले दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे परफॉर्म कर चुका हूँ, WBBF, NBBUI, GPBI। अब ये स्टेप्स होते हैं। तो ये हाईएस्ट है? हाँ, नहीं ये 2nd नंबर पे, इसका लास्ट स्टेप है ओलंपिया IFBB। तो वो अब मेरा लास्ट स्टेप है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप चढ़ना चाहता हूँ हर जगह। अगर आप ज़्यादा जल्दी जंप लगाएंगे तो एकदम नीचे गिर जाएंगे। प्रोग्रेस जी, प्रोग्रेस आपकी इनहेंस होगी, आपको एक्सपीरियंस गेन होगा, आप इंटरनेशनल स्टेज पे डरेंगे नहीं, कांपेंगे नहीं। जब आप फाइनल प्लेटफॉर्म पे पहुँचेंगे तो आप बहुत कंफर्टेबल होंगे। तो वही हुआ मेरे साथ। जब मैं यूनिवर्स के लिए उनसे मैंने मीटअप किया तो उन्होंने कहा कि भाई 50% स्पॉन्सर मैं कर दूंगा आपको, 50% आप देख लो, तैयारी वगैरह कर लो। घर वाले भी पुश कर रहे थे, अम्मी अब्बू भी देख रहे थे कि यार इसने क्या हाल बना लिया अपना। ज़ाहिर है लोन्स उतार रहा था, सबको सुबह शाम मेहनत कर रहा था, दिन में 20 घंटे काम कर रहा था कि किसी तरह मैं जो कर्जे फिल्म बननी चाहिए रमीज। दिस इज सच एन अमेजिंग स्टोरी। तो वो 20 घंटे जो मैंने वर्किंग की 1.5 साल और अपनी सेहत ख़राब की, क्योंकि मुझे रोज़ फिट रहने के लिए 3-4 हज़ार रुपये खाने हैं। सही बात, सही वो नहीं कर पा रहे होंगे। वो नहीं कर पा रहा था। तो ज़ाहिर है बिल्कुल घर का खाना कभी 2 टाइम खाया, कभी नाश्ता किए, घर पे निकल गया और बाहर से बस चाय बिस्किट खाया। इस तरह मैंने 1.5 साल गुजारा। उन 1.5 सालों में मैंने अपना 50% लोन अदा किया, जो मुझ पर कोई 42 लाख का था, और ऑलरेडी 3 जिम सोल्ड हो गए थे। एक गाड़ी मैंने अपनी बड़ी मेहनत से बनाई थी, एक्वा, वो सेल कर दी थी। तो ये सब मैंने इंटरनेशनल अचीवमेंट से पहले ही अर्न कर लिया था अपनी मेहनत से सब कुछ। लेकिन जब मेरे पास अचीवमेंट आई तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट मेरे घर की लाइट कटी हुई थी जब मैं जिस दिन एयरपोर्ट से घर पहुंचा। ये देखिए ना, ये बात है कि हमारे वहाँ एथलीट्स को किस तरह सराहा जाता है। घर की बिजली नहीं है, जॉब नहीं है, मुश्किलात है। बल्कि स्कूल से बच्चों ने आते ही मुझे जो है वेलकम तो किया, लेकिन फिर वो उनकी डायरीज उन्होंने खोली और उस पे लेटर थे। अच्छा, आप ये बता रहे थे कि आपको ऑस्ट्रेलियन प्रेसिडेंसी से बाकायदा आपके लिए लेटर आया कि भाई ये हमें चाहिए? और जी बिल्कुल हुआ ये कि जब मैं पहली दफ़ा 8 अगस्त को गया वीज़े के लिए अप्लाई करने के लिए, मेरा इंटरव्यू था, तो उसमें मैं रिजेक्ट हो गया। तो रिजेक्ट का रीज़न जो मुझे समझ आया कि मैं मल्टीपल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हूँ, यानी काम कर रहा हूँ, जिम ट्रेनर भी हूँ, इक्विपमेंट सेल परचेज भी करता हूँ,
और ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी कराता हूँ। किसी तरीके से कोई मौका नहीं छोड़ता कि मेरे लोन्स जल्दी उतर जाए ना, और वापस मैं अपने ऑन ट्रैक आ जाऊँ, जो मेरे लाइफस्टाइल चल रहा था उस पर मैं आ जाऊँ। अच्छे एरिया में रह रहा था, सारे मामलात थे, वो सारे जिम चल रहे थे, तो वो जो अपनी पहचान है उसको वापस ले आऊँ। तो उस चक्कर में जब ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं तो मैंने उनको जब बताया कि भाई मेरे 3 जिम हैं, तो उन्होंने वो चेक किया कि 3 जिम तो ये बेचने पे भी लगाए हुए थे मैंने फेसबुक पे, तो उन्होंने ये सोचा कि शायद मैं भी स्लिप हो जाऊंगा, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया मुझे। फिर नेक्स्ट टू किन मैंने जो है जो प्रेसिडेंट था यहाँ के WFF के फ़हीम, उनसे कांटेक्ट किया, उनको बताई ये सारी, और शाहिद हाशमी साहब, उनको ये बात बताई कि भाई ये मसला आ गया। उन्होंने कहा आप बेफिक्र रहो, हम ईमेल करते हैं उनको, आप दोबारा डेट लें। फिर 16 सितंबर की मुझे डेट मिली, वो भी आपको पता है अर्ली डेट लेने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, तो वो डेट ली। डेट लेने के बाद भाई वो गलती ये हुई, ट्रैवल एजेंट ने DS-160। चलो वो वहाँ तक बात कैसे पहुंची, उनके नॉलेज में कैसे आया कि एक टैलेंट है जिसको वो मेरा सोशल मीडिया काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे थे, मुझे जानते हैं, काफ़ी लोग उसमें मुझ में ऐड थे, और ये होता यही है कि ये डिफरेंट फेडरेशन से होते हुए लोग फेडरेशंस पे आ रहे होते हैं, तो मुझे मैं वेल नोन पर्सनैलिटी था, मेरा सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम बहुत अच्छा है। आप एथलीट हैं, तो जो उससे फील्ड से रिलेटेड लोग हैं वो ऑब्वियसली आपको फॉलो करते हैं। रमीज, ये बताइए 44 कंट्रीज में सबसे ज़्यादा टफ कंपटीशन आपको किसने दिया? देखें, सबसे पहले तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे साथ ये ट्रेजेडी ये हुई US के लिए कि जो फ्लाइट डिले हुई टर्किश एयरलाइन रूट चेंज होने की वजह से, तो 27 आवर्स की जो फ्लाइट थी वो 67 पे कन्वर्ट हो गई, और मेरे पास जो डाइट थी वो सॉल्ट फ्री और कार्ब फ्री डाइट होती है, प्रोटीन डाइट, वो सिर्फ 27 आवर्स की थी। फिर मेरी डाइट ख़राब हुई, वहाँ पहुँचा, इतना लंबा सफ़र, ब्लॉटिंग हो गई, स्वाइलिंग हो गई, अब सिर्फ 4 दिन बचे हुए थे मेरे पास। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जो मेरी एक्सपर्टीज़ है, 8 साल का एक्सपीरियंस है, उसको मैंने इस्तेमाल किया। फिर मेरी एजुकेशन है, पाकिस्तान में बॉडी बिल्डर तो बहुत है पर एजुकेटेड नहीं है, कोई 4 क्लास पढ़ा हुआ है, कोई 6 क्लास पढ़ा है, कोई पढ़ा ही नहीं। तो वो 4 दिन ऐसी टफ मेहनत की, वो 4 दिन मैंने 8 घंटा ट्रेनिंग की, रेस्ट किया टाइम पे, स्वाना स्टीम किया, टैनिंग की, पूरे दिन में इसी में लगा रहता था। लोग लास वेगास जाते हैं। कंपटीशन किसने दिया? हाँ, तो जो सबसे ज़्यादा टफ टाइम मिला वो मुझे मिला, ऑस्ट्रेलिया से मिला, US से मिला, फिर उसके बाद एक जिम्बाब्वे का एथलीट था, वो बहुत टफ था, उसका बॉडी वेट 45 kg मुझसे एक्सेस था। और हाईएस्ट उसके लिए क्या अभी तैयारियां हैं? मैक्सिकन रनर अप रहा है, ओलंपिया जो मैक्सिकन जो है रनर अप रहा है वहाँ पर। असल में जो टोटल मैंने कॉम्पीट किया है वो 41 एथलीट से किया है, वो डिफरेंट नेशनलिटीज़ के थे, उसमें इंडियन सब शामिल थे। तो जो रनर अप रहा वो मैक्सिकन रहा, और वो पोजिंग के दौरान मुझे कोनिया भी मार रहा था। अच्छा। क्योंकि ये लोग थोड़े से एटीट्यूड इनके अंदर ज़्यादा होता है और थोड़े से साइको होते ही हैं, तो हमें ये सिखाया गया इंटरनेशनल स्टेज पे कि आपको कोई कुछ भी करे, आपने हंसते रहना और सामने देखना है। तो रमीज देखे ना, उसका रिवॉर्ड आपको इतना बड़ा मिला। फिर एक इस पे म्यूजिक पोजिंग राउंड होते हैं, म्यूजिक पे आपने परफॉर्म करना होता है, दिखा भी रहे थे हम, एंटरटेन करना होता है आपने ना। तो जो एंटरटेनमेंट होती है उसके अंदर होता ये है कि पब्लिक इंटरटेन हो जाए और जजेस खुश हो जाए आपकी म्यूजिक पोजिंग से, और वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करते हैं। तो उसमें तो मैं माहिर हो चुका था, अपनी म्यूजिक CD लेके गया था, जो कोई भी लेके नहीं गया था। तो रमीज की भाई ये जर्नी जो है बड़ी जबरदस्त। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट ये है कि अब मैं प्रोफेशनल लीग में आ गया हूँ, तो मेरे नेक्स्ट इवेंट जो शेड्यूल हुए हैं, मुझे प्रो पासपोर्ट मिला है इस बार। वहाँ से प्रो कार्ड के साथ प्रो पासपोर्ट भी मिला है कि जो मुझे हेल्प करेगा हर कंट्री का वीजा लेने। कि भाई कहीं भी वीजा लगवाना है तो ये वो दिखाऊंगा मैं उनको कि ये मेरा प्रो पासपोर्ट है। तो अब दैट विल हेल्प यू। जी, अब मेरे नेक्स्ट इवेंट जो लाइनअप है वो मई से स्टार्ट है। 2025 फ्रांस, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील के बाद UK। क्या बात। उसके बाद मैंने जाना है डायरेक्टली मिस्टर ओलंपिया, जो फेब में होगा। अच्छा रमीज, कोई एक मैसेज जो आप गवर्नमेंट को देना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए, प्लीज दिस इज योर टाइम। देखिए, ये दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव और महंगा तरीन गेम है, और इस गेम को अचीव करने के लिए एक इंटरनेशनल तैयारी के लिए 40 लाख रुपए चाहिए होते हैं, जिसमें ट्रैवलिंग है, अकोमोडेशन है, कॉन्टेस्ट की फीस है, प्रिपरेशन है, डाइट है, सप्लीमेंट्स हैं, जो मोस्ट एक्सपेंसिव चीज़ है। तो वो प्रोवाइड कीजिए। वो अगर मेरे 1 साल के 5 शेड्यूल, मैंने 6 शेड्यूल बताए, तो तकरीबन ये 2.5 करोड़ रुपए बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अगर ये मुझे अवेलेबल हो जाते हैं तो मैं इन 6 की 6 कंट्रीज में गोल्ड मेडल लेके आ सकता हूँ, इंशाल्लाह। और पाकिस्तान की एक ऐसी तारीख रकम जो मैं 2 बार कर चुका हूँ,
वो कर जाऊंगा कि जो रिकॉर्ड बना मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान में कोई ब्रेक कर सकता। आपका ये हमारी मैसेज यही पहुंच गया कोशिश अरबाब है। इख्तियार तक, बिल्कुल। हमारी भी कोशिश यही है और हम आपकी ये जितनी भी एफर्ट्स रही हैं। अच्छा हाँ, थोड़ा सा अगर पोज रमीज ने पोज जबरदस्त किया रमीज, हम तो आपके पोज देखने के मुंतज़िर थोड़ा हैं। सा जरा हमें दिखाएं कैसे वो जरा आपको खड़ा होना पड़ेगा। बाइसेप्स वगैरह और थोड़ा ओ, हम चले माइक भाई। उठा लेते हैं साथ, भाई जेब माइक move करें और जेब में दिखाएं। डाल लें। जेब में डाल लें, हाँ कहीं भी जहाँ भी आपको कम। हाँ इधर इधर डाल। सही। अच्छा जी, चले जी, हम जजेस बैठे। हाँ नहीं नहीं, हम जजेस नहीं हो सकते। वो शर्ट रमीज में आपके करना है? डोले हाँ शोले शर्ट में शर्ट के साथ, हाँ। वाओ, ओह माय ये। गॉड। भाई रमीज, आपके डोले देखे ना उधर में। अमेजिंग भाई। मिस्टर यूनिवर्स रमीज इब्राहिम पोज कर रहे हैं आपके लिए। is मिस्टर in यूनिवर्स the आपके लिए पोज कर रहे हैं। house. Wow. क्या बात है भाई। अभी और वो मैक्सिकन को जरा पता नहीं डरना चाहिए था भाई। वाओ, नहीं, उनमें एक आदत अच्छी होती है कि वो आफ्टर कंपटीशन जो है शेक हैंड करते हैं। शेक हैंड करते हैं, गले लगते हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इस कॉन्टेस्ट में लगी कि यूरोप या यूएस या यूके के अंदर बेईमानी नहीं होती, हिस्ट्री में होती है। जबरदस्त। मिस्टर यूनिवर्स रमीज इब्राहिम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको बेस्ट विश करते हैं अपने आने वाले फ्यूचर के जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं उनके लिए, और हम गुजारिश करते और हैं हमेशा प्लेटफॉर्म हमारा हाजिर है। बिल्कुल। रमीज जीत एक कर बात जाएंगे। मैं थोड़ी सी और ऐड करना चाहूँगा कि इस बार यूएस में मुझे ऑफर हुई है यूएस को रिप्रेजेंट करने की, और वो मुझे टोटल एकोमोडेट करने को तैयार है, लेकिन वो मैं रिजेक्ट करके आ गया हूँ क्योंकि मेरी सांस जो है इसमें भी क्लैप बनता है भाई। मैं चाहता हूँ पाकिस्तान के लिए कुर्बान हूँ, पाकिस्तान के लिए और सारे अचीवमेंट पाकिस्तान। बिल्कुल जी, पाकिस्तान के लिए लोग पाकिस्तान की कुर्बानी, पाकिस्तान के लिए ये जो कुर्बानी है आपकी, इंशाल्लाह वो जरूर रंग लाएगी और पाकिस्तान का ही फ्लैग लहराएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। और हमारी यही गुजारिश और तमन्ना है गवर्नमेंट की तरफ से, फेडरेशंस की तरफ से, स्पॉन्सर्स की तरफ से कि प्लीज़ ऐसे एथलीट्स को आगे आके सपोर्ट करें। उस वक्त करें जब उनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, ना कि जब वो मेडल्स लेकर आ जाएं तो उस पर अपना टैग लगा दें। बिल्कुल जी, जैसे हमने कहा कि उस वक्त करने की ज़रूरत है जब वो स्ट्रगल कर रहे हो। अच्छा वैसे मैं ये मेरी दुआ पता है क्या है, ये रमीज के ऐसे डोले हैं ना, पाकिस्तान भी इतना ही मजबूत स्ट्रॉन्ग हो जाए रमीज के डोलों की तरह, ताकि वो जो मुख्तलिफ जगहों पे जो नाइंसाफियाँ हो रही हैं और ज्यादतियाँ हो रही हैं उन पर मौका। और हमारे साथ इसी तवस्सुल से हम अपने गेस्ट को भी इंट्रोड्यूस कराते हैं। एक और बहुत स्ट्रॉन्ग और अनबिलीवेबल खातून हमारे साथ मौजूद है, बीनिश फातिमा, जिन्होंने जनाब बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। पंजाब पुलिस से ये वाबस्ता है और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी तैनात है। उनसे मिलवाएंगे, लेकिन एक पैकेज जरा देखिए उनसे मुताल्लिक़। मिलिए मुल्क की पहचान, मुल्क का फख्र, मुल्क की बेटी, पंजाब पुलिस की अफसर बेनिश फातिमा से, जिन्होंने आलमी अवार्ड अपने नाम किया। बेनिश फातिमा को सदर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस ने बोस्टन में बैनुल अक़वामी अवार्ड बराए IACP 2024 से नवाजा। IAPC हर साल दुनिया भर के 40 साल से कम उम्र नुमाइंदगान में से बेहतरीन अफसरान का इंतखाब करता है, और ये इदारा दुनिया भर में मुख्तलिफ कम्युनिटीज के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करता है। SP बेनिश फातिमा को रावलपिंडी की पहली खातून चीफ ट्रैफिक ऑफिसर होने का एजाज भी हासिल है। बेनिश फातिमा की कामयाबियों का सफर अभी जारी और सारी है। इस सफर में इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कहां कहां से इनको मदद और रहनुमाई फराहम की गई, ये सब और बहुत कुछ हम जानेंगे आज बेनिश फातिमा से राइज एंड शाइन में। जी, तो हमारे साथ बीनिश ऑनलाइन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बीनिश, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, एंड ऑल्सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन विनिंग दिस अवार्ड। IAPC का जो अवार्ड आपने जीता है, ये बहुत फ़ख्र की बात है पाकिस्तान के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप इतनी क्यूट सी हैं, पिटीट सी हैं, तो पुलिस में जाने का ख्याल कैसे आया? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और बहुत बहुत आपका शुक्रिया। पुलिस में जाने का ख्याल इस तरह से आया कि व्हाइल आई वाज ग्रोइंग अप आई एक्चुअली ऑलवेज वांटेड टू जॉइन पुलिस फॉर सम रीज़न।
फिर जब आई वॉज इन यूनिवर्सिटी उसके बाद आई हैड माई प्लान्स कि मैंने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना है। तो सिविल सर्विसेज के अंदर मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट पुलिस ही करती थी। रीज़न बीइंग कि आई थिंक उस एज में यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। तो पुलिस के अंदर इतनी ख़वातीन नहीं थी जी। तो मुझे ये होता था कि इसके अंदर एक तो ये है कि औरतें हैं नहीं इतनी, दूसरा ये है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ कैपेसिटी टू डू थिंग्स। तो दीज वर 2 रीजंस व्हाई आई जॉइंड पुलिस। और ख़वातीन पुलिस ऑफिसर होने के नाते कितना आपको यानी ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है और कितने मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर चुकी हैं आप? मैं बहुत मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर चुकी हूँ। इनफैक्ट मेरी सारी ऑपरेशनल पोस्टिंग्स हैं और मैं आपको अगर इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, ये बड़े सारे स्टीरियोटाइप्स हैं रिलेटेड कि आप ये काम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। कल भी हम यही बात कर रहे थे कि प्रोफेशन का कोई जेंडर नहीं होता। आई थिंक ये एक सोशल नॉर्म होता है, आप उसको उस तरह से देखते हैं। बाकी तो आपकी सारी चीज़ें सेरिब्रल स्ट्रेंथ के ऊपर होती हैं। आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपकी ट्रेनिंग कितनी है, आप कितने अच्छे तरह से ट्रेस कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, आपके इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स कितने हैं। अभी तो इन चीज़ों के ऊपर हमारी पुलिसिंग चलती है और इसमें तो आप एक डॉक्टर की तरह होते हैं। अगर डॉक्टर मेल हो फीमेल हो नोबडी केयर्स। अगर आप इफेक्टिव नहीं है, पुलिस का भी है, यू हैव टू बी इफेक्टिव, यू नीड टू नो योर जॉब। जेंडर का कोई खास रोल है नहीं इसके अंदर। राइट। अच्छा ये बताएं कि इस पोजीशन पे आके बहुत सारी मुश्किलात, ऑब्वियसली हर्डल्स होते हैं स्पेशली ख़वातीन के लिए। किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा और क्या हर्डल्स आपने कवर किए? देखिए मैं आई कंसिडर माई सेल्फ फॉर्चुनेट कि मुझे कुछ ऐसा हर्डल्स नहीं फेस करना पड़े। एक तो मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव, मेरे पेरेंट्स, माय हस्बैंड, मेरी जितनी भी सपोर्ट सिस्टम है बड़ा अच्छा रहा, बड़ा इंकरेजिंग रहा। सिमिलरली मेरी जितनी भी पोस्टिंग्स रही उसमें मेरे सीनियर्स बड़े इंकरेजिंग मुझे मिले, मेरे जूनियर्स बड़े इंकरेजिंग मिले और सबसे बड़ी बात कि पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी मेरे पास बड़ी मुझे हमेशा बहुत मिली। दैट इज़ वेरी कमेंडेबल। मैंने किया है सब और उन्होंने अच्छे काम को बड़ा अप्रिशिएट किया और जहाँ पे स्टैंड लेने की जरूरत थी तो मुझे तो फील होता है कि जो लोग होते हैं जिनके साथ हम काम कर रहे होते हैं वो मेरे से ज्यादा स्टैंड लेते थे मेरे। अच्छा एक और चीज़ बताइए विनिश, एक और चीज़ बताइएगा। ये जो परसेप्शन है, अनफॉर्चुनेट बात है, पुलिस का परसेप्शन अब ठीक बेहतर हो रहा है, आप कोशिश भी कर रही हैं लेकिन कोई खासा अच्छा नहीं है और लोग यही कहते हैं पुलिस से बचने की कोशिश की जाती है कि अगर मोबाइल स्नैच हो गया तो भाई हम जाके FIR कटवाएंगे हमारे खिलाफ, कोई गवाही देने की बात आ जाती है तो गवाह फिर जाते हैं। इस परसेप्शन को कैसे तब्दील कर सकती हैं आप? देखिए परसेप्शन पे अगर मैं आपको बात करूँ, आप अगर ग्लोबली सर्विस देखें, पीयू के देखें, गैलप के देखें, बाय एजुकेशन आई एम एन इकोनॉमिस्ट तो रिसर्च वगैरह पे मेरा वैसे थोड़ा है, मैं पढ़ती रहती हूँ। ग्लोबली कहीं पे भी पुलिस परसेप्शन 50% से ऊपर पॉजिटिव नहीं आता। रीजन बीइंग कि पुलिस इज समबडी हु इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग थिंग्स कि डोंट डू दिस, डोंट क्रॉस द सिग्नल, ये अलाउड नहीं है, वो अलाउड नहीं है। तो रोक टोक जो होती है वो तो आपको अपने माँ बाप की भी अच्छी नहीं लगती, तो फिर पुलिस की तो किसी को भी अच्छी नहीं लगती। ग्लोबली पुलिस का परसेप्शन इस वजह से कभी भी 100% पॉजिटिव नहीं होता, 50% भी क्रॉस नहीं करता। सेकेंडली हमारे पास जब भी पार्टीज आ रही थी तो 2 लोग आ रहे होते हैं और उनके बीच में हम एक के फेवर में बात कर रहे होते हैं, एक के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। राइट। तो बाय नेचर ऑफ आवर वर्क वी आर गेटिंग 50% नेगेटिव फीडबैक। राइट, बिल्कुल ठीक है जी। बीनिश आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हम आपको बेस्ट ऑफ लक विश कर, कोशिश यही करते हैं कि पाकिस्तान की खवातीन आगे आए और पुलिस में थोड़ी सी तब्दीली आए, रिफॉर्म्स आए। यानी अगर कोई जा रहा है, कोई साहिल या फिर किसी के साथ कोई ज्यादती हुई है तो वो जो रवैया होता है, बात करने का तरीका, वो डर निकलना चाहिए। जब डर निकलेगा तो फिर इनके लिए भी आसानी होगी, पुलिस के लिए कि रूल ऑफ लॉ को और इम्प्लीमेंटेशन नजर आसान हो जाएगा। आए बिल्कुल। तो शो का वक्त खत्म हो गया जी। हमारे पास अब टाइम खत्म हो गया। मंडे को आपसे मुलाकात होगी। 2 दिन की जरा छुट्टी है और छुट्टी हमारी नहीं होती है, हाँ। हमारी टीम और हम चीजें, स्टोरीज आपके लिए जमा करते रहते हैं, लेकिन हम विश करते हैं कि आपका वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजरे और हमने जो बात की थी उस पे आप जरा फीडबैक देते रहिएगा। ज़ुहैब सरवत को दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।